हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ भाई स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप का ध्यान, अपने आप का ख्याल अवश्य रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब हम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं, तो हर एक कार्य में भी हम पूरी तरह से उसको लगन के साथ करते हैं और परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से आपको सभी विषय की ऑनलाइन शिक्षा तो प्रोवाइड की ही जा रही है, वो भी 100% फ्री। बिल्कुल, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी विषय शामिल है। तो बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना है और वीडियोस देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी जल्दी से शेयर कीजिए। सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे ताकि आपके जो भी जूनियर सीनियर हैं वे भी अपनी क्लास के वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि 7वीं से 12वीं तक की, मैंने कहा ना कि ना केवल 7वीं की हिंदी, बल्कि आप 9वीं की भी देखेंगे, 8वीं की भी देखेंगे, 10वीं की भी देखेंगे, 12वीं की भी देखेंगे। सभी कक्षा की आपको हिंदी के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आप अपने वीडियोस, ये जो मैग्नेट ब्रेन्स की लिंक है वो शेयर करो। अब हम चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के पाठ 14 के प्रश्न उत्तर की तरफ, जिसका नाम है हिमशुक। जिसने पहला वीडियो देख लिया है वो भली भांति परिचित हो गए होंगे कि हिमशुक कौन था और यहां क्या माजरा था, कौन रहता था, क्या हुआ, झांकता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, सब कुछ आप जान चुके हैं। तो बहुत अच्छे से आप उत्तर भी दे सकेंगे, ठीक है ना। तो आशा कर सकती हूं आप सभी से कि आपने बहुत अच्छे से सुना है, प्रीवियस वीडियो देखा है। चलो भाई, पहला प्रश्न, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। ये भी सही है कि राजा अपने पुत्र या अपने पुत्रों की परीक्षा तो लेना चाहते थे, लेकिन क्यों। अब वो आप बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। आपकी परीक्षाएं क्यों होती हैं, बताओ। परीक्षाएं क्यों होती हैं? ताकि ये जाना जा सके कि आपने जो भी शिक्षा ग्रहण की है उसका उपयोग आपको आता है या नहीं, और जो आपने समय लगाया है क्या उसका आपने सही से सदुपयोग किया है, उसका परिणाम क्या निकला। तो परीक्षा के उपरांत ये पता चलता है। कहते ना भाई, एक कागज का टुकड़ा हमारे जीवन का निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हमारे ध्यान केंद्रण का रिजल्ट जरूर बता देता है कि हम घंटों बैठते थे लेकिन ध्यान कहीं और रहता था, इसलिए परीक्षाओं में हम पीछे रह गए। और कुछ बच्चे जो सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ते हैं और उनका परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। क्यों? उसके पीछे कारण है कि वो 1-2 घंटे बैठकर पूरे ध्यान से पढ़ाई करते थे, ध्यान से अपने कार्य पर, मतलब रोचक अंदाज में पढ़ते थे। कुछ जो बैठे हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं ध्यान है, किताब सामने है लेकिन मन ग्राउंड में है, किताब सामने है लेकिन मन मोबाइल में है। तो कैसे भला, मस्तिष्क तो एक है ना, उसको बहुत अच्छे से फ्री छोड़कर हमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्य के प्रति लगाना चाहिए, फिर कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। तो राजा ने भी अपने राजकुमारों की शिक्षा, मतलब परीक्षा इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उत्तराधिकारी मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी का अर्थ होता है कि अब राजा के बाद कौन इस राजकाज को संभालेगा, कौन प्रजा की देखरेख करेगा, कौन अच्छे से सारे जो राजकीय काज हैं उनको संभाल सकेगा। तो बच्चे जो उसके लड़के थे, तीनों पढ़े लिखे भी थे, बुद्धिमान भी थे और गुणी भी थे। अब किसको राजा बनाया जाए, किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए, ये कंफ्यूजिंग था। इसलिए राजा ने तीनों राजकुमारों की परीक्षा ली। तीनों लड़के विद्वान थे, बुद्धिमान तो थे, लेकिन तीनों में श्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है, इस जानकारी के लिए राजा ने अपने तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। अब मैं बता दूं आपको कि देखो, विद्वान, बुद्धिमान और ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है, इस जानकारी के लिए राजा ने अपने तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए कि हाँ भाई, पढ़े लिखे हो, सालों आप शिक्षा ग्रहण करके आए हो,
ठीक है, पढ़ाई में आप अव्वल आए हो, लेकिन वास्तविक ज्ञान कितना है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, कैसे किस बात का समाधान किया जाए, कैसे किस बात के निर्णय तक पहुंचा जाए, ये तो परीक्षा के बाद ही पता चलेगा। तो राजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा इसलिए ली ताकि वे एक सुयोग्य उत्तराधिकारी चुन सकें। ठीक है, क्योंकि एक सुयोग्य उत्तराधिकारी ही राजपाट को संभाल सकता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमशुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी कैसे? बहुत बुरा हुआ हिमशुक के साथ, इसलिए कहा जाता है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए। जल्दबाजी में कहा गया ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और फिर वही बात आ जाती है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे अच्छा है कि पहले ही देखभाल कर निर्णय पर पहुंचो। तो हिमशुक तो बेचारा राजा के लिए अमर फल लेकर आया था, भेंट लेकर आया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी। क्यों, कैसे? हिमशुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, इस ध्येय से, इस लक्ष्य क्या सोचकर लाया था कि उसका राजा अमर फल खाकर अमर हो जाएगा। खुद भी तो खा सकता था ना, थोड़ा सा खुद भी खा लेता, लेकिन नहीं, वो अपने राजा को अमर देखना चाहता था। लेकिन संयोग से वह फल सांप के विष की तरफ निकल गया। क्या होगा? कैसे क्या काम चलेगा? लेकिन संयोग से वह फल सांप के विष से विषैला हो गया। जब उस फल की जांच की गई तो कौवे मर गए। मंत्री ने कहा ना कि राजन, पहले आप इसको बताइए, किसी जानवर को खिलाकर देखिए, यदि जानवर स्वस्थ रहे तो आप इसको खा लीजिएगा। कौवों को खिलाया गया तो कौवे मर गए। तब राजा ने हिमशुक को विश्वासघाती समझकर मार डाला। इस प्रकार राजा के लिए उपकार की भावना रखने वाले हिमशुक को जान गंवानी पड़ी और वह भेंट उसे महंगी पड़ी। भूल में उसे नहीं पता था कि जहां पर वो फल उसने रखा है वो सांप का बिल है और दांत उसमें चुभ गए हैं, ये भी उसने नहीं देखा। कौन देखेगा? कोई नहीं। तो बेचारा इतने अच्छे से जो फल लेकर आया था, वही फल उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया। राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया? बड़ा बेटा, अक्सर नहीं कहते कि भाई बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा, ये नीति है, यही न्याय है कि जो बड़ा पुत्र होगा वही राजकाज संभालेगा। लेकिन राजा ने तो अपने छोटे लड़के को उत्तराधिकारी बनाया। क्यों? जब राजा ने एक प्रश्न किया, तीनों से एक ही प्रश्न किया कि यदि कोई जिस पर अपने जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर सौंप दे, जिस पर वो पूरा विश्वास करता है, और वही व्यक्ति यदि उसके साथ विश्वासघात कर दे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? बड़े लड़के ने तुरंत कहा, महाराज उसको फौरन मार देना चाहिए, उसका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। उससे छोटा अर्थात मंझले बेटे ने कहा, हाँ मैं भाई साहब की बातों से पूर्ण रूप से, भ्राताश्री की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूं, उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तीसरा लड़का चुप था। राजा ने कहा, क्यों, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तब उसने कहा कि राजन, किसी भी कार्य को करने से पहले जब बात हो मृत्यु दंड की तो बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में किसी निर्दोष को मार डालें और बाद में फिर पछताएं। एक उदाहरण के माध्यम से हिमशुक की कहानी जब छोटे राजकुमार ने सुनाई तो राजा ने उसी को उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है,
जबकि राजा के तीनों पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे, लेकिन तीनों में राजनीति धर्म का ज्ञान किसमें ज्यादा था? इस बात की परीक्षा राजा ने ली तो तीसरे पुत्र को ही उत्तराधिकारी के योग्य समझकर युवराज घोषित कर दिया। निम्नलिखित वाक्यांश किसने किससे कहे? आपको बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर। तुम्हारी मां भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी, किसने कहा था? बताओ बताओ, किसने कहा था? हिमशुक के पिता ने हिमशुक से। क्या बात है, जिसने भी ये जवाब दिया है वेरी नाइस। तो हिमशुक के पिता ने कहा था हिमशुक से। दूसरा बताना अब आप। मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, ये किसने कहा? तो फिर भी आसानी से दिया जाएगा। किससे कहा, इसमें सोच समझ लेना थोड़ा। बताओ। मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, बताओ जल्दी, किसने कहा? ये हिमशुक ने राजा से कहा। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। बुद्धिमानी की बात यही होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए, किसने कहा था? जल्दी बताओ। बुद्धिमानी की बात तो यही होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा था राजा से। वेरी गुड, क्या जवाब यही है? मंत्री ने राजा से कहा। क्या आप राजा, मंत्री, चोर, सिपाही ये खेलते हो? जैसे राजा के हो जाते हैं 1000 पॉइंट, खेला है कभी? पर्ची पर्ची ऐसे 1000 पॉइंट, फिर मंत्री के होते हैं 500 पॉइंट, ऐसा खेला है बेटा आप लोगों ने? ठीक है, फिर कौन आता है? सिपाही, सिपाही के होते हैं 300 पॉइंट। ठीक, फिर आता है चोर, चोर का होता है अंडा। इस तरह की पर्ची किस किस ने खेली है, जल्दी से बताओ। राजा, मंत्री, चोर, सिपाही। फिर वो राजा कहता है मेरा मंत्री कौन? जी हुजूर, चोर सिपाही का पता लगाओ। यदि मंत्री ने सही चोर, अब 4 लोग खेलेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। मान लो इसके पास राजा की पर्ची आई तो इसके पास 1000 पॉइंट तो इसके बन ही गए। अब ये है मंत्री जिसके पास है, ये है मंत्री जिसके पास है 500, लेकिन बेचारे के ये 500 पॉइंट पता है कब होते हैं? जब उसने सही से चोर और सिपाही को ढूंढा। यदि चोर सिपाही का वो पता सही से नहीं लगा पाता तो उसके 0 अंडा हो जाते हैं मंत्री के। इसलिए मंत्री मिलना खतरनाक होता है। राजा तो बढ़िया है, सिपाही के भी 300 जुड़ ही जाते हैं। तो राजा ने कहा मेरा मंत्री कौन? वो कहेगा जी हुजूर। अब वो कहेगा चोर और सिपाही का पता लगाओ। मान लो ये चोर है तीसरा और चौथा है सिपाही, और यदि मंत्री ने कहा चोर सिपाही तो मंत्री के 500 की जगह हो जाता है अंडा। समझ में आया? रोनी सी सूरत बना लो बेचारा, अंडा हो जाता है उसका। तो इसमें बड़ा मजा आता था खेलने में। बताना जरा कौन कौन खेलते थे आप लोग, ठीक है? तो ये कहा था मंत्री ने राजा से। किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। किसने कहा था? बताइए बेटा। छोटे लड़के ने कहा था राजा से। बिल्कुल सही जवाब। तीसरे राजकुमार, मतलब वही तीसरा मतलब छोटा, राजा से। अब हमें देखना है, आपकी ही पाठ्य पुस्तक के हैं, कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। हिमशुक एक नाम है, किसका? एक जानवर का, एक आदमी का, पक्षी का या जंगल का? हिमशुक, हिमशुक किसका नाम है?
हिमशुक नाम पक्षी का। क्यों, कौन था भाई हिमशुक, कौन था? हिमशुक था तोता, बहुत प्यारा तोता था, बहुत ही प्यारा तोता था, लेकिन उसको मार दिया। किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था? एक तो वो इतना अनोखा था, कई भाषाएं बोलता था। राजा जब कभी किसी विचार में उलझ जाता, किसी समस्या में उलझ जाता, तो राजा को सलाह देता था, और सलाह भी ऐसी कि बिल्कुल उसका परिणाम जो होता था बिल्कुल सही होता था। तो किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था? कौन से राज्य के, देश के राजा थे? पहला है अवध, दूसरा है गंधार, तीसरा है विदर्भ, और चौथा है कोसल। कोसल याद है किसी को? पहला हमने जो व्याख्या पढ़ी थी कहानी, विदर्भ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हिमशुक रात में कहां ठहरा था? पेड़ पर, पहाड़ पर, महल की छत पर, या गुंबद पर? ऐसी गुंबद होती है ना, डोम शेप, इस पर कहां था वो? हिमशुक क्या था? पक्षी। तो कहां ठहरा था? पेड़ पर। वाओ। जहरीले फल को राजा ने क्या किया? क्या किया था राजा ने? नदी में फेंक दिया, स्वयं खा गया, जलवा दिया, या गड्ढे में दबवा दिया? उसको गड्ढे में ही दफनाया था। अब पाठ से आगे में जो है कि सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? काश की राजा बहुत अच्छे से छानबीन करवा लेता, पता लगवा लेता, और इतना प्यारा तोता जो था उसका, कम से कम उसको मृत्यु दंड तो नहीं मिलता। जल्दबाजी में इतना बड़ा निर्णय लिया और इतने प्यारे तोते को मार डाला, कितना गलत हुआ। सजा देने से पहले राजा को अपराधी के अपराध के बारे में छानबीन कर लेनी चाहिए थी। कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा? ये भी सही बात है। राजा के तीसरे बेटे को कैसे पता चला कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चल गया? तो यहां पर आती है बात, हिमशुक की कहानी संभवतः तीसरे बेटे ने हितोपदेश या पंचतंत्र की अपरीक्षित कारक में पढ़ा होगा, जिससे अमर फल को मृत्यु फल में बदलने की बात की जानकारी हुई होगी। तभी तो कहते हैं कि पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, क्या पता कौन सा ज्ञान कब हमारे लिए सहायक सिद्ध हो। जितना हो सके अच्छी संगति में रहो, सदसंगति में रहो, बड़ों के अनुभवों को जानो, सुनो, समझो, ताकि कभी भी, क्योंकि जीवन ऐसा ना घुमावदार है, जलेबी की तरह है, सीधा नहीं है। जितना भी आपको लग रहा है कि अच्छा, अभी तो आपको क्या लगता है, अरे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हाँ इतना सारा काम करना है, उसी में थक जाते हैं। बेटा अभी तो शुरुआत है, छोटे छोटे पौधे हैं, नन्हे मुन्ने, वृक्ष बनने में काफी समय है। और जब वृक्ष बनता है ना, तो लोगों को सिर्फ वृक्ष खड़ा दिखाई देता है, उसने धूप सही, आंधियां सही, बारिश सही, सब कुछ सहकर भी जो डट कर खड़ा है वो वृक्ष कहलाता है। तो जीवन भी ऐसा ही है कि जीवन में जब हम सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, हर किसी बाधा को, मुश्किल को पार करते हुए निकल जाते हैं, तब कहीं जाकर हमें जीवन के सही मायने पता चलते हैं। ठीक है, तो पढ़ना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप हिमशुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? तो यहां पर
यदि हम हिंसुक होते तब राजा यदि हम पर वार करता तो हम उन्हें अनुचित कार्य करने पर रोकते, नहीं मानने पर जैसे के साथ तैसा व्यवहार करते। क्योंकि वो बेचारा पक्षी था, वो भी इत्ता सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, वो भला क्या करता बताओ आप। हाँ, इतना प्यारा जो राजा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार। लेकिन राजा तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उन्हें देखा कि अरे ये फल खाकर तो कौवे मर गए, इसका मतलब ये फल जहरीला है। अब है अभ्यास करेंगे हम चीनी का ठूंगा। मोहन अपनी पढ़ाई में मशगूल था, तभी माँ ने आवाज लगाई, अरे मोहन जरा बगल की दुकान से आधा किलो चीनी तो ले आओ। जब चीनी लेकर वापस लौट रहा था तो उसके दोस्त खेलते मिल गए। चीनी का ठोगा वहीं पास में रखकर वह खेलने में मग्न हो गया। अचानक उसे ध्यान आया कि माँ ने तो चीनी लाने को कहा था। वह जल्दी से वहां गया जहां उसने चीनी रखी थी, लेकिन वह घबरा गया। चीनी का ठोंगा नीचे से गीला हो गया था, क्योंकि वहां की मिट्टी गीली थी। किसी तरह से वह चीनी लेकर घर पहुंचा। चीनी की हालत देखकर उसकी मां ने उसे डांटा। डांट सुनकर मोहन रूठ गया। क्या मां का मोहन को डांटना उचित था? मिट्टी गीली थी तो चीनी गीली हो गई। क्यों? अरे भाई, क्योंकि चीनी तो पानी के साथ पानी बन जाती है, गल जाती है। तो क्या मां का मोहन को डांटना उचित था? बच्चा है, बच्चे खेल रहे थे, उसका ध्यान खेलने की तरफ चला गया, वो खेलने लगा। नहीं था उचित। हाँ भाई, क्या मोहन का रूठना उचित था? नहीं। आपके अनुसार क्या होगा? चलो अब हम चलते हैं व्याकरण से संबंधित। पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें ने का प्रयोग हुआ है। और ने क्या है? कर्ता कारक। ने अर्थात जहां पर कर्ता की प्रमुखता दिखाई जाती है। तो राजकुमार ने यह कहानी सुनाई, तो यहां पर प्रमुख किसकी, मतलब कौन यहां पर प्रधान है? राजकुमार। ठीक है। राजा ने अपने तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। हिमशुक के पिता ने कहा। ठीक है, हिमशुक के पिता ने कहा। तो यहां पर बेटा ने क्या है? कर्ता ने करण को करण, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़े लड़के ने, दूसरे लड़के ने है कर्ता कारक। तो इसका जो अभिव्यक्ति रहता है वो क्या रहता है? ने, जिसमें कर्ता की प्रधानता का पता चलता है कि इसमें से प्रमुख किसके द्वारा बात कही जा रही है। ठीक है, सबसे बड़े लड़के ने, फिर दूसरे लड़के ने। तो यहां ने के माध्यम से हमने कर्ता कारक छांटा है। निम्नलिखित युग्म शब्दों से वाक्य बनाइए। क्या लिखा है? 7 7, 2 4, 1 1, पूरा पूरा, बढ़ते बढ़ते। क्या हुआ भाई? अब देखते हैं। 7 7 क्या है? गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। सुना है आपने कि कभी कभी दोषी व्यक्ति की संगति में निर्दोष व्यक्ति भी चले जाते हैं उनके साथ साथ। तो गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। 2-4 दिनों के बाद ही आऊंगा। 2-4 ऐसे नहीं कहते कि हाँ बस 2-4 दिन की बात है, सब कुछ सही हो जाएगा। तो 2-4 दिन की बात है। एक एक करके सुनो भाई, एक एक करके कार्य किया करो। ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि एक एक कर सभी भाग गए, मतलब धीरे धीरे करके सब चले गए। पूरा पूरा फल मत खाओ,
कुछ हमें भी दे दो भाई। याद है आपको, जब सुदामा चरित में हमने पढ़ा था, कक्षा 8वीं में पढ़ेंगे आप, कि किस तरह से जब सुदामा जी जो चावल की पोटली छुपा रहे थे तो श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा, जरूर भाभी ने कुछ भेजा है, चलो जल्दी से मुझे दो। और जैसे ही सुदामा जी ने भेजा हुए चावल उनको दिए तो खोलकर पोटली प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण खाने लगे। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, रुक्मिणी जी, महारानी रुक्मिणी बैठी थी, बोले बस प्रभु स्वामी कुछ हमें भी तो छोड़ दीजिए, पूरा पूरा मत खाओ। बढ़ते 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 वह यहाँ आ गया, धीरे धीरे बढ़ते 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 वह यहाँ पहुंचा। तो इस तरह से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। रिक्त स्थानों को हमें भरना है, और रिक्त स्थान हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुए, जब भी ये परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इनमें पूरा 1 नंबर हमें पूरा पूरा मिल जाता है। तो पूरा पूरा 1 नंबर हमें मिल जाता है। जो अभी हमने देखा था ना पूरा पूरा, तो हम कह सकते हैं कि हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूरा पूरा 1 अंक प्राप्त हो जाता है। अब है मृत्युदंड, कृतज्ञ, विश्वासघाती, उत्तराधिकारी, राजकुमार और कृतज्ञ। वाओ, क्या शब्द आए हैं। सबसे पहला लिखा है यहां पर मृत्युदंड। पहले इनके अर्थ में समझा दूं, फिर आप यहां तुरंत समझ जाएंगे। मृत्युदंड का क्या अर्थ है? मौत की सजा, सजाए मौत सुनाई जाती है, हुक्मक आदेश दिया जाता है। ठीक है। अब आता है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब क्या होता है? कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानना। जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, या हमारी कभी आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उपकार मानना चाहिए। विश्वासघाती, जिस पर हमने विश्वास किया उसने उल्टा हमारी ही पीठ पर छुरा भोंप दिया। आस्तीन का सांप भी कहते हैं। आस्तीन का सांप कहने का तात्पर्य कि अरे मित्र, लोगों को दिख रहा है कि ये बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन एक मित्र के मन में छल, कपट, बैर, द्वेष, घृणा ऐसी भरी हुई है कि वो आस्तीन का सांप निकल गया, उस विश्वासघात कर देते हैं। ठीक है। उत्तराधिकारी, जैसे राजा है। अब राजा कोई भी व्यक्ति है, हमेशा एक साथ तो रहेगा नहीं, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। तो राजा, कोई भी राजा हो, अपने जीते जी एक सुयोग्य उत्तराधिकारी चुनते हैं, ताकि जो राजकाज के सही से निर्णय ले सके, नीति के साथ न्याय कर सके, अपनी प्रजा का ध्यान रख सके। मतलब उत्तराधिकारी का अर्थ होता है कि सारी संपत्ति और जो भी अधिकार हैं वो उत्तराधिकारी को सौंप दिए जाते हैं पिता द्वारा। राजकुमार, राजा का कुमार। अब आता है कृतज्ञ। अभी हमने क्या देखा था? कृतज्ञ। ठीक, अभी हमने देखा था कृतज्ञ, कृतज्ञ। अब आए कृतज्ञ। ये दोनों विलोम है, उल्टे। कैसे हैं बेटा? कृतज्ञ मतलब मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ? उपकार मानने वाला। तो कृतज्ञ मतलब उपकार ना मानने वाला। कभी कभी कुछ नहीं रहते, किया तो किया, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया। कभी कभी बच्चे ही माता पिता से कहने लगते हैं हाँ हाँ तुमने किया, तो वो तो सभी माता पिता करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कृतज्ञ, जो उपकार नहीं मानते हैं। अब आता है पहला वाक्य, जो किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाए उसको क्या कहते हैं? विश्वासघाती। वेरी नाइस। दूसरा, राजा का लड़का, राजकुमार। क्या बात है भाई, नाइस। तीसरा, किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार कौन कहलाता है? उत्तराधिकारी। वेरी नाइस। मौत की सजा या सजाए मौत, मृत्युदंड। वेरी गुड। किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ। ये दोनों विलोम हैं, इनको ध्यान रखिएगा। विश्वासघाती, राजा का लड़का राजकुमार, किसी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी, मौत की सजा मृत्युदंड, किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला कृतज्ञ, मानने वाला कृतज्ञ। बहुत बढ़िया। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है।
तो मेरे बच्चों, मेरे बेटे, बिहारी बच्चे हैं आप लोग, और बिहार के बच्चों को तो हम सैल्यूट करते हैं। बिहार का पाठ्यक्रम भी बहुत काबिले तारीफ है। मैग्नेट ब्रेन्स का हम धन्यवाद करते हैं कि हम हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। चलो बेटा, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।